जैसे कि यहाँ पर मैंने दो प्लेन मिरर ले लिए हैं और उनके बीच का एंगल ठीक 90 डिग्री रखा है। आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, दो मिरर 90 डिग्री पर हैं। अब इस 90 डिग्री पर अगर मैं बीच में पेन रख दूं तो आपको कितने पेन दिख रहे हैं? मान लो मैं इसमें पेन रख देता हूं तो इसमें 3 पेन। नाउ अब जैसे इसमें मैंने 90 डिग्री पे रखा, ठीक, और 90 डिग्री पे रखने के बाद यहाँ पे एक पेन रख दिया। सो यू माइट बी सीइंग हाउ मैनी पेन्स। 3 दिख रहे हैं, देखो 3 दिख रहे हैं। हाँ। एक तो रियल है और बाकी 3 और दिख रहे हैं। बोलो, ये तो वो 3 इमेज कैसे बन गई? अब जबकि हमने इसे कितने पे रखा है? 90 पे रखा। ज्वाइन नहीं हो रहा है। आयुष को एक बार बोलो फिर से आने को। सर अब हो गए बच्चे। है सर अब आ गए बच्चे सारे। आयुष आ गया? नहीं आया? तो उसको थोड़े और लोग आ गए। हाँ ठीक है, अब वो भी आ गया। ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया ना कि 3 इमेजेस हैं, एक रियल पेन और 3 इमेजेस, ठीक है। ओके, सो ये कैसे बनी ये 3 इमेज? लेट अस सी कि प्लेन मिरर से 3 इमेजेस कैसे बन जाती हैं। सो अगर मैं 90 डिग्री पे रखूं तो मान लीजिए कि ये मैंने 90 डिग्री पे रख दिए हैं 2 मिरर, और let us see the image formation by this. So ये दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर हैं। अगर मैं 60 डिग्री पे रखता तो क्या 5 इमेजेस बनती हैं? ऐसा आप सोच रहे हैं कि नहीं? मान लो मैं इसे 60 पे रखता तो क्या बहुत सारे पेन बनते? देन एज आई कीप ऑन इंक्रीजिंग, देखो 5 पेन दिख रहे हैं डिफरेंट टिप। तो एज आई कीप ऑन इंक्रीजिंग, अब दिखे 5 पेन? तो वो 5 पेन है। तो अगर 60 डिग्री रखेंगे तो 5 बन जाएंगी, 90 पे 3 बनेंगी। ऐसा हो रहा है। तो पहले मैं 90 का समझ लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। एक तो असली पेन था, 6 नहीं, एक असली पेन था ना। एक बोलो, असली को मिला के तो 7। साथ ही तो वो फिर 60 से डिग्री बदल गई होगी, क्योंकि हम कोई डिग्री मेजर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो मैं इसे 2 रे लूँ तो अगर एक इमेज क्या ठीक इसके पीछे बन जाएगी, प्लेन मिरर के ठीक पीछे? बोलो, ऐसा जानते हो क्या कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने पे ही पीछे इमेज बनती होगी? ये तो ऑब्जेक्ट है। कैसे बनी होगी? तो पहले मैं इस पे एक रे लूँ तो जो रे इसमें से सीधी निकल रही है ये, तो आप इससे इनफाइनाइट रे ले सकते हैं। वैसे तो मैं 2 ही रे ले रहा हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है। और दे अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम सिंगल पॉइंट। तो ये रे जो है ये क्या करेगी बताओ? क्या यहाँ से ये चली जाएगी? इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। नाउ अब देखो कि 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जितनी मर्जी उतनी ले सकते हो। सो ये 2 भी ले सकते हो। ये मैंने 2 ले ली, ठीक। अब ये देखो इसके पीछे जो इमेज हमारी बन रही है और ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर बन रही है। सो इतनी डिस्टेंस पे बन रही है जितने पे ऑब्जेक्ट था। सो यहाँ से क्या होगा? इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से ये डाइवर्ज होगी, तो मैं इसे डाइवर्ज करा दूँ।
ये डाइवर्ज करा दिया। और जो दूसरी रे है तो वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये भी डाइवर्ज हो गई। अच्छा, अब ये पीछे की तरफ हमें रे जो है डॉटेड बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ तो रे की एनर्जी पहुँच नहीं रही ना, तो मिरर के पीछे कभी भी आपको बोल्ड नहीं बनाना है, वहाँ पर आपको डॉटेड बनाना है। तो मैंने डॉटेड रेज बनाई, ये देख लो। तो दीज आर डॉटेड डॉटेड। तो ये रे आई, ये भी रे आई। ओके, क्या ये परपेंडिकुलर भी डाल दिया? देखो परपेंडिकुलर दिखा, तो क्या जितने एंगल पे आई थी उतने पे ही टकरा के गई है? मीजर कर लो। और यहाँ पे भी जितने पे आई थी उतने पे ही गई है। समझ में आ गई बात? अब ये रे आगे इसी मिरर पर ऐसे चली गई, तो ये है। तो अब दूसरे मिरर से टकरा गई, तो क्या होना चाहिए? तो दूसरे मिरर से टकरा गई तो क्या जिस एंगल पे आई है वहां से भी वो अब लौटेगी? क्या वहां पे भी इसका रिफ्लेक्शन होगा? तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा जितने पे आई है। तो ये हमने इसका रिफ्लेक्शन करा दिया उतने ही एंगल पर, देखो उतने ही एंगल पर करा दिया। अच्छा, ये जो दूसरी आई है ये भी इसका भी रिफ्लेक्शन होगा जितने पे आई है, तो इसका भी मैं करा देता हूँ। जितने पे आई थी उतने पे ही करा दे रहे हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दे रहे हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर थोड़े एंगल पे आई थी तो थोड़े पे गई, और यहाँ पे ज़्यादा पे आई थी तो ज़्यादा पे गई। तो ये जो दो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हैं, क्या आँखों को लगेगा कि पीछे ये आँखें हैं? सो विल इट अपीयर टू देम दैट समवेयर बिहाइंड ये मीट कर रही हैं? क्योंकि जहाँ से आँखों को लगेगा कि रे अपीयर टू डाइवर्ज है, वहीं वो उसे इमेज मान बैठेगी। तो एक रे उसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, और ये देखो एक क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ मीट कर रहे हैं, क्या आंखों को लगेगा वो भी एक इमेज है? ये आई और ये आई, तो ये इमेज I1 हुई, और ये क्या हुई? I2। ये परपेंडिकुलर वाला नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो जो यहाँ से आएगी वो भी लौट आएगी। आप 3 भी ले सकते हो, पर तीसरी की ज़रूरत नहीं है, 2 में ही बना लेना ठीक है। किस लिए तीसरी लेना? दो से हमने कर ली। एक यहाँ से डाइवर्ज हुई तो आँखों को लगेगा, यहाँ से देखेगी अरे 2 रे डाइवर्ज हो गए, वैसे तो यहाँ से कई रेज आँखों तक पहुँचेंगी। अच्छा, एक बात बताओ कि ये पॉइंट है, तो क्या इस मिरर के लिए भी पीछे भी ठीक उतने ही डिस्टेंस पे क्या यहाँ पर भी एक इमेज बनेगी? दूसरा भी तो मिरर है, ये मिरर क्या देखने के लिए है कि यहाँ पर भी ठीक उतने ही पीछे पे एक इमेज बन जाएगी? बोलो। तो वो इमेज कैसे बनेगी? अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रे ले लो और वहाँ पे इमेज बनाओ। तो वहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरी रे ले रहे हैं दूसरे कलर से। तो मान लो मैं रेड पेन से ले रहा हूँ, एक रे ऐसे गई और दूसरी रे ऐसे चली गई, तो 2 रे गई। बोलो बोलो। बहुत जा सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ मतलब के लिए 2 डाल रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि ये जो रे यहाँ से जा रही है, क्या ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे? तो क्या ये वैसी की वैसी बाउंस हो जाएगी? और जो यहाँ गई और मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो क्या जितने एंगल पे आई उतने पे लौटेगी? तो एक रे ऐसी आ गई हमारे पास लौट के, और एक ऐसी आ गई, तो आँखों को क्या लगेगा? भाई ये ऐसी गई और ऐसी आई, तो ये दोनों रेज जो है हमारी आँखों पे पहुँची। तो इनको क्या लगेगा कि ये कहाँ से चली होंगी? कहीं पीछे से चली होंगी कि नहीं? एक तो यहाँ से आ गई हुई कि, तो आँखों को क्या लगेगा? क्या यही वो I3 है?
रे एक ऐसी लौट के आई, एक ऐसी, और आंखें क्या सोचती हैं कि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो पीछे कहीं यहाँ से निकली होगी। बोलो देखेगा कि नहीं? दो रे यहाँ लौट के आई, आपने देखा ब्लू वाली, तो ब्लू वाली आई, तो उससे क्या पता चला कि हाउ लाइट मूव्स। तो ये जो दो रे आई हैं, इट विल बी इमेज I3। तो हमने आपको दिखाया कि ये देखिए कि देयर आर सेवरल रेज कमिंग आउट। तो पहले एक तो यहाँ पे ये दिखा दिया कि ब्लू वाली कैसे कैसे टकरा रही है। तो ये ब्लू वाली है, तो ब्लू वाली ऐसे निकल गई, उसको आंखों ने समझा कि ये पीछे से आ रही है। एक ये ब्लू वाली है, वो ऐसे निकल गई, तो दैट इज अंडरस्टूड कि ये पीछे से आ रही। तो ये देखो, ये दोनों रे पीछे से आती हुई दिख रही, तो पीछे मिलाओगे तो एक इमेज बनेगी। ये दोनों भी कहीं से देखी जा सकती, खड़े तो मिरर के सामने हो, तो क्या पीछे मिलाओगे तो यहां से भी दिख जाएगी। तो इसलिए ये पीछे मिलाया, तो क्या एक इमेज यहां भी बनी। और आई कहां से थी? क्या ये सब ऑब्जेक्ट से निकली थी? तो ऑब्जेक्ट से यहां टकराई और ऐसे निकली। अच्छा, और फिर ये निकल गई। अब देखो रेड वाली इसी ऑब्जेक्ट से निकली और वापस चली आई, जहां से निकली थी वहीं वो वापस चली आई। एक तो ये है, और दूसरी जो यहां गई वो ऐसे आई। तो आइस को लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही हैं। तो एक ये रे जो लौट आई, लौटने को देखो इसको, और एक ये रे, तो इनको अगर आप मिलाओगे देन इट इज़ 90 डिग्री पर ये बन रही है। तो ये दोनों पीछे जब मिलाने पे क्या होगा, इट विल मीट एट सर्टेन पॉइंट। तो इस आँखों को लगेगा कि ये कहीं पे यहाँ पे मिल रही हैं। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो 3 इमेजेस हो गई। So what is the formula for image formation for two mirrors? If two mirrors are at certain angle, then if two mirrors are inclined, हाँ सर आपने जो ये ऊपर इमेज बनाई है सर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब कि 90 डिग्री का इमेज बनाना, मतलब ना कुछ नहीं आएगा। इट इज़ ओनली फॉर द प्रिसीजन, कि आप जो है रे फॉर्मेशन में दक्ष हो जाओ। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल विच आई एम इनकलकेटिंग इन यू। तो इससे क्या होगा, अगर आप रे फॉर्मेशन आपके लिए खेल हो जाए, तो फिर आप किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसी वजह से ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब किसी चीज़ से आप बहुत अभ्यस्त हो जाते हो, तो फिर उस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता, फिर रे डायग्राम आपके हाथ का खेल हो जाएगा, फिर कभी गलत होती ही नहीं चीज़। सो इफ़ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी विल बी 360 डिग्री, और बाई जितना एंगल होगा वो एंगल का नाम A और -1। मान लो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तब क्या होगा, इफ ये एंगल इज 90 डिग्री, देन तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 360 बाई 90 डिग्री और -1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 जो कि 3 हो जाएगा। इफ़ एंगल इज 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, तो क्या ये 6 - 1 हो जाएंगी जो कि 5 होंगी। और अगर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों पैरेलल, ऐसे बहुत सारे मंदिर हरिद्वार में बने हैं कि वहाँ उसमें देखो तो लगता है इनफाइनाइट
मिरर हैं, यानी उसके मिरर के पीछे मिरर के पीछे मिरर। यानी अगर आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे मैं मिरर के सामने मिरर रख दूं तो आपको लगेगा न जाने कितने मिरर आगे पीछे हैं। सो यू कैन सी, 2 मिरर घर में ले लेना प्लेन मिरर और रख के देखना, यू विल अप्रिशिएट दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मिरर विल बी विजिबल। तो ऐसे तो इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे नंबर ऑफ, ये देखो ऐसे लगेगा मिरर खुलते चले जा रहे हैं। फोन को दोनों मिरर के बीच में रख के देखो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये ऐसे है, तो आपको जब जैसे जैसे खोलोगे मिरर 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 मिरर, समझ में आई बात कि नहीं? तो कितने सारे मिरर दिख गए। जैसे बुक नहीं खुलती है तो मिरर खुल रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, घर में बस ऐसे रख के देख लेना और रखने पे आपको पता चल जाएगा देयर आर ए नंबर ऑफ मिरर्स। ए नंबर, अब दिखा? यस सर, देखा। तो ऐसे देखने से पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर। हरिद्वार में जाओगे ऐसे मंदिर बने हुए हैं कि लगेगा कि न जाने कितने अंदर कितना गहरा है। सो इट इज़ इनफाइनाइट। ये तो अब ये देख लो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी मिरर, हाँ इस बार भी टेस्ट होगा। तो 20 मार्क्स का उसमें वाइवा रहेगा, 80 मार्क्स का वो रहेगा वो रिटर्न। अच्छा ये देखो SST का नहीं, ये देखो तो मतलब ऐसे 2 मिरर रख दिए जाएं तो ऐसा दिखेगा, लग रहा है इनफाइनाइट। तो जैसे यानी अगर इन्फिनिटी मिरर है कैसा, ये एक तरीके का मिरर है, मैं आपको दिखा दूं। तो अगर मैं दिखा देता हूं, बाकी जब आओगे तो फिर वहाँ पर मैं आपको कोचिंग में दिखा भी दूंगा ये। तो अब ये जरा इसको और आगे देखें तो पता चले जला के। ये देखो, ये आप सब लोगों के लिए एक एक मैंने बनाया हुआ भी है, वहाँ आओगे तो मिल जाएगा। तो अभी देखो कैसा लग रहा है बताओ। ऐसे ही फ्रेम से, बहुत आसान है ये। तो समझ में आ गई बात। तो ये इन्फिनिटी मिरर आप देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट है। तो वही चीज़ हमने आपको दिखा दी। अब देखो इट वाज ऑल अबाउट कि कितने पर है। अगर 0 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, इफ मिरर्स आर केप्ट पैरेलल, मिरर्स आर केप्ट पैरेलल यानी 0 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, क्या 360 डिग्री बाई 0 -1, क्या इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी का मतलब है अब 360 में 0 से डिवाइड करो तो क्या कोई कभी जाएगा डिवीजन कि इनफाइनाइट आएगा, कभी नहीं जाएगा। 0 से मान लो आप 0 से किसी में डिवाइड कर दो तो इन्फिनिटी आएगा। मान लो आप 1 में ही 0 से डिवाइड करो तो 0 से 1 में करोगे तो 0 9 जा 0, फिर 1 बचा तो 0 9 जा 0, फिर 1 बचा 0 9 जा 0। कब तक आता जाएगा बताओ, कोई अंत है? तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। नाउ वी विल कम बैक टू स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा केस जो है आपको बहुत सारे सैलून में भी दिख जाएगा कि मिरर के अंदर मिरर, वो लोग ऐसे लगाते भी हैं कि पीछे न जाने कितने मिरर दिखते हैं। जस्ट 1 मिनट।
नाउ अब देखते हैं कि प्रांजल, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होती है प्रांजल? यस सर। हाँ बोलो, फोकल लेंथ डिफाइन करिए। सर क्या? व्हाट इज फोकल लेंथ? सर फोकल लेंथ, हाँ बोलो आयुष। सर हाँ सर डिस्टेंस होता है सर वो फोकस और पोल के बीच का। ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस प्रांजल? सर फोकस का डेफिनेशन होता है सर सर जब पैरेलल रे एक स्फेरिकल मिरर पे गिरते हैं सर सर वो एक्चुअली कन्वर्ज हो जाते हैं एक पॉइंट पे इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा अच्छा, बोलो सृजन, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अनीशा, प्रिंसिपल फोकस? हाँ हाँ When parallel rays falls on a spherical mirror, then either rays actually converge at a point and और appear to diverge, और appear to diverge from a point, या तो ये वास्तव में कहीं पर कन्वर्ज हो जाएंगी या appear to diverge हो जाएंगी, that point is called, उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। नाउ अस्मित, कॉनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस किधर लोकेटेड होता है? सर कॉनकेव में सर सर उसके बैक में। अच्छी बात कही है सृजन, कॉनकेव के केस में प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? सर फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स में? सर कॉन्वेक्स में सर बिहाइंड द मिरर। अमित, टेल what is the sign of radius of curvature for convex mirror and concave mirror? Amit, Shreyan, what is the sign of radius of curvature for concave mirror and convex mirror? मतलब सर साइन मतलब साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। आर की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है और निगेटिव किस में होती है? सर पॉजिटिव सर कन्वेक्स में होते हैं, नेगेटिव कॉनकेव में। निगेटिव कॉनकेव में होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है श्रेयान? सर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। यस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सर ईशान, हाँ बोलो आप। सर बताऊं? हाँ हाँ बेटा बोलो। सर वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल होता है सर, उन दोनों से सर एक जो उन दोनों को मतलब उनके ऊपर से जो एक लाइन जाती है सर, उसे क्या होता है सर? हाँ, अ लाइन पासिंग थ्रू, अ लाइन passing through center of curvature and pole is known as principal axis. कुणाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? कुणाल, हाँ बताइए। The focal length is
ओके, नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट f is equals to r by 2 for spherical mirrors। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो हमने इसके लिए एक मिरर ले लिया और मिरर में एक सी ले लिया। इसको पूरा करेंगे तो यहाँ सी पड़ेगा। अच्छा, एक रे और ले ली जो इसके ज़्यादा पास में ही है, उसको कहेंगे पार एक्सियल रे। और इस रे लेने के बाद यहाँ से इसका हमने रिफ्लेक्शन करा दिया। रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर डाला था, लेकिन वो मन ही मन में डाला था। अब आपके लिए डाल देते हैं। तो अब ये समझ में आया क्या ये दोनों एंगल सेम है? बोलो। तो यहाँ से जितने एंगल पर गिरती है कोई इंसिडेंट रे, उतने पे दूर चली जाती है। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लौट गई कि नहीं? तो ये जो एंगल है, क्या वही ये भी एंगल है? बोथ एंगल आर सेम। अच्छा, अब ये पोल है और इसे m मान लिया जाए। अब जरा देखो, जहाँ पर रे कट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास करती, क्या उसे फोकस कहते हैं? और C और P के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या R? और F और P के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या स्मॉल f? स्मॉल f कहते हैं। बोलो। वो नीचे वाला r भी तो स्मॉल होगा ना? नहीं नहीं, तो ये डिस्टेंस कैपिटल R होती है। रेडियस ऑफ होती है, बट अब इसमें कन्वेंशन है, ये समझो एक्सेप्शन है, ऐसा और कहीं नहीं है। इन्होंने ऐसा क्यों किया इसका मुझे रीज़न पता नहीं है, बट लेंथ कहीं भी कैपिटल में नहीं होती, यहीं पे है और कहीं नहीं मिलेगी, आगे चल के नहीं मिलेगी। अभी इसको बस मान लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि जैसे कोई एंगल ये है, तो क्या इधर वाला एंगल आई है और इधर वाला एंगल क्या है? R। और इसके बाद ये बताइए कि अगर ये जो रे है, एक ये रे और फिर ये एक जो ऐसी आ रही है ये रे, और एक ऐसी जा रही है, सिर्फ मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, और फिर इसके आगे तो मिरर ही पड़ जा रहा है। तो मुझे इतना बता दो कि क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और होगा तो किस नाते से? ये एंगल इसके क्यों बराबर होगा? चलो, ये अच्छी बात कही कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो मैं इस रे का नाम कुछ ले लूँ AM। तो जो AMC है, क्या वही MCP है? यानी एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल MCP, ये वाला, ये जो बता रहा हूँ, ये देखो, है बात कि नहीं? अच्छा, ये जो इक्वल है ये किस वजह से है बताओ? ये वाला, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पर बताओ, ये दोनों दिखाए। सो इट इज वाई इट इज इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये देखो, इसके अलावा प्रवीण और कौन से दो एंगल इक्वल हैं? प्रवीण, आपकी तरफ से आंसर नहीं आता है। हाँ बोलो। हाँ, एंगल AMC। नाउ AMC और किसके इक्वल है? दैट इज, अच्छा बताया आपने, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया। ये अच्छा काम किया, क्योंकि लोग लगाते नहीं, बट आपने किया कि AMC को किसके इक्वल बता दिया? CMF, यानी इसके। तो ये और ये इक्वल है, क्योंकि I किसके इक्वल हो गया? दैट इज इक्वल्स टू R। I किसके इक्वल हो गया? R के इक्वल हो गया। अब जरा देखो,
इट इज इक्वल्स टू CMF। अच्छा ये बताओ, ये आई है और ये भी आई हो गया, और ये जो एक्सटीरियर ये दोनों है, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी? एक और भी बात पूछ रहा हूँ कि मान लो अगर दो एंगल इक्वल हों तो क्या उनके ये और ये इक्वल हैं? क्योंकि ये चीज़ आई बताई मैंने, और ये किसके इक्वल बताई? क्या ये आर है? ये वाला ट्रायंगल लिया है, देख लो छोटा वाला, तो आई और आर इक्वल होते ही हैं। यहाँ पे देख लो आप, आई किसके इक्वल है? आर। वो आई हुआ तो ये आई हुआ, और आई और आर इक्वल, तो क्या दिस इज इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बताओ आई के सामने कौन सी साइड है? बताओ, क्या FM है? और आर के सामने कौन सी है? क्या CF? ये दोनों इक्वल हो गई, दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये चीज हो गई। FM और CF, ये देख लो CF और FM, यानी कि ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल बना कि ये है और इसमें ये यहाँ पर ये चीज़ है, फिर मैंने C से क्या किया बताओ? एक परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डालने से यहाँ से निकल गया। तो ये बताइए कि I और R इक्वल हैं, और ये भी I हो गया क्या? Okay, do not write because it camouflage the things. So it is I and I, these are alternate interior angle. So it is alternate interior angle, और I और R इक्वल होते हैं क्या? ये तो Z बना रहा है ना, अभी दिखाया कि नहीं ये क्या बना रहा था? Z। तो अब ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में I और R इक्वल हैं, तो क्या उनके अपोजिट की साइड नहीं इक्वल होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड इक्वल होती है कि नहीं? इसको मैंने कह दिया I, इसको कह दिया R, तो बोलो ये दोनों इक्वल हुई? अच्छा, अब इसको मैंने कह दिया कि CF इज इक्वल्स टू FM, ये चीज़ है। और अगर रेस काफ़ी पास हो तो क्या FM को FP के इक्वल कहा जा सकता है? बहुत पास हो, यानी रे पार एक्सियल हो। मेरा कहने का मतलब है कि किसी में इतनी पास हो रे, ये एक कॉन्केव मिरर ले लिया पतला सा, और एक रे और दूसरी रे बहुत पास, और फिर ये कहाँ से जाए? यहाँ से चला जाए, और ये C है और ये F है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? करीब करीब तो माना जा सकता है, FM और FP, तो उस केस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब जरा देखो, तो क्या मैं FM की जगह FP लिख दूं? बट कंडीशन क्या है? इफ रेस कैसी हो बताओ? बहुत करीब हो, पार एक्सियल। तो अगर रेस पार एक्सियल है तो FM इज इक्वल्स टू FP। तो अब जरा फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो। हाँ, क्या? वो मार्जिनल, मार्जिनल। तो हमने पार एक्सियल ली, रेस पार एक्सियल है, तो FM FP के इक्वल हो गया। अब मैं क्या इसे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं? FM की जगह FP। सो पुट इन इक्वेशन 1। तो अब मैं FM इज इक्वल्स टू CF की जगह लिखता हूँ FP इज इक्वल्स टू CF। सो FP इज इक्वल्स टू CF, यानी ये जो CF है और FP अब इक्वल हो गए क्या? अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि CF क्या है? कि इट इज FP इज इक्वल टू CF, तो इसका मतलब है CP क्या होता है बताओ? क्या CP को CF प्लस FP लिख सकते हो? ऐसी सुविधा है? तो क्या CP को FP
प्लस एफ पी भी लिख सकते हो क्या, क्योंकि सी एफ खुद एफ पी के इक्वल है, देख लो। अच्छा, सी पी को क्या कहा जा सकता है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी को क्या कहा जा सकता है, फोकल लेंथ। क्यों, तो क्या आर 2f हो गया, तो f क्या हो गया, क्या r/2। अच्छा, ये जो चीज़ है क्या ये मैंने कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव की है, और अगर मिरर दूसरा हो जाए तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर तो कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स, ये एफ पी क्या होता है बताओ, फोकल लेंथ से, अभी किसने बताया था, प्रांजल ने बताया था क्या, कि फोकल लेंथ से पोल तक की दूरी को फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ये किसने बताया था, वही मैंने लिख दिया, बताओ। तो वही तो मैंने लिखा है। कॉन्वेक्स मिरर, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर हो और उसमें भी रेस पार एक्सियल मान लेना, तो एक रे ये आ रही है और दूसरी ऐसी आ रही है, दूसरी तरफ तो नहीं चली जाएगी ना। अच्छा, अब ये देखो, ये मान लो इसका C है, तो अब हम C से इसमें क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें और यहाँ से रे को लौटा दें, तो क्या ये लौटेगी, देन ये रे लौटा दी, ये, तो क्या ये देखने वाले को क्या लगेगा, ये क्या है, एक रे ऐसी गई और ऐसे लौट गई, देख लो एंगल, आप देख लो, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया, आने वाला एंगल आई होता है और जाने वाला एंगल क्या होता है, आर। अच्छा, ये देख लो आप, जो दो लाइन है वो फिर से देख लो, मान लीजिए ये हमारे पास है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, और स्केल से देखोगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। सो यहाँ पर मैंने एक पहले ऐसे बना ली, ये मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रे आ रही है, और जो दूसरी रे आ रही है वो ऐसे आ रही। अब यहाँ पर जो C है, C से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, और परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ निकल जाएगी क्या रे, ये परपेंडिकुलर के मैंने दूसरी तरफ निकाल दी, तो ये निकल गई। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या हुआ है, एक रे आई और ऐसे निकल गई, हम परपेंडिकुलर तो C से ही डालेंगे, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें बताओ I क्या है और R क्या है, इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब देखो, ये जहाँ पे एक रे गई तो क्या ये वहीं लौट आएगी, क्योंकि इस पर सीधा परपेंडिकुलर तो यही गिर रहा है, तो अब ये एक रे ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही, तो आंखों को क्या लगेगा, यहीं है पीछे, यहीं मिल रही है, तो ये F हो गया भाई, दो रे एक लौट के यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही, तो आंखों को क्या लगेगा, देख लो यहीं तो मिलती हुई लगेंगी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये I है तो, और ये P है और ये M है, तो और कौन सा एंगल I होगा, ये देखो, एक रे ये, एक रे ये, और एक ये है, तो ये आई है और ये आई है, कहीं से देखिए कुछ क्वेरी है तो पूछिए, नहीं तो आवाज आ रही, जस्ट म्यूट प्रांजल, ये आई है तो विल इट बी ऑल्सो आई, चेक करो, क्यों ये आई है तो दूसरा एंगल कौन सा आई होगा,
जस्ट ओके। तो अगर यहाँ पे आई है तो ये आई होगा, क्योंकि ये कैसा एंगल है, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है? विल बोथ बी सेम? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? तो ये आई है तो ये आई हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको मिलाया तो दैट मीन्स अगर आई ये है तो ये जो सी तक जा रहा है, सी वाला देखना, तो सी तक कौन सी लाइन जा रही है? सो दैट इज, आप इसमें देखें तो पता चले। अभी कुछ क्लियर हुआ कि आई कौन सा एंगल है और वो लाइन कौन सी है जो ट्रांसवर्सल लाइन है। सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन देखो, देखो ट्रांसवर्सल लाइन देखोगे तभी समझ में आएगा। ये मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी है और ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी है, दो लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तब समझ में आ जाएगा। और कुछ मत देखो, बोलो समझ में आया? तो ये एंगल जो इधर पे बन रहा है और जो ये बन रहा है ये सेम होंगे कि नहीं? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा अब ये बताओ कि क्या आर के सामने वाला एंगल आर मान ले, ऐसी कोई सुविधा है? तो अच्छी बात है। और अगर ये आर हो गया तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया? और ऐसा करने पर क्या एफ सी के बराबर हो गया? तो हम ये करने जा रहे हैं, फिर जैसे पहले किया था वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखो भाई, आप देख लो कि यहाँ पर एक रे आ रही है तो ये ए एम सी है और ये बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई है वो किसके इक्वल है? या ए एम बी इट इज इक्वल्स टू पी सी एम। ए एम बी किसके इक्वल हो गया? ए एम बी पी सी एम बोथ किसके इक्वल हो गए? तो पी सी एम जो है वो आई हो गया कि नहीं? अच्छा ये बताओ सी एम एफ किसके इक्वल हुआ? क्या वो आर के इक्वल होगा? क्योंकि ये ए एक पॉइंट है, एंगल नहीं है, तो पॉइंट से लिया। ए एम बी, बी देख लो, तो ए एम बी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए एम बी और पी सी एम इक्वल है कि नहीं? ए एम बी और पी सी एम बोलो। और जो आर है वो किसके इक्वल दिखाया गया? आर को मैंने सी एम एफ के इक्वल दिखाया, इज इट करेक्ट? सो आर जो है वो इधर वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हमने दिखा दिया, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो अब जरा देखिए, इफ दे आर वर्टिकली अपोजिट तो अब आई और आर तो इक्वल हैं, बट आई किसके इक्वल है? मतलब क्या आई आर के इक्वल होता है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इज इक्वल्स टू आर, ये क्या चीज है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। तो क्या जो फर्स्ट है और सेकंड है उन दोनों में अब पी सी एम सी एम एफ के इक्वल हो जाएगा क्या? भाई एक आई एक आर है, सो एंगल पी सी एम इज इक्वल टू एंगल सी एम एफ। और ये अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या इनके आमने सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगे? पी सी एम के जो दो एंगल है तो आमने सामने की साइड क्या है? क्या एफ एम और एफ सी है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो पी सी एम, तो ये वाला आई, इसके सामने की साइड है एम एफ और दूसरी साइड है एफ सी, ये हो गया। ऐसा क्यों है
that is sides opposite to equal angles. अच्छा, अब हम इफ रेज आर पार एक्सियल, रे बहुत पास हों तो कितनी पास हों? मैं कह रहा हूं कि एक रे ये है तो दूसरी बिल्कुल इसके पास ही से चली जाए और पास होके लौट जाए। PCM equals to CMF. वो समझ में आ जाएगा, उतना तो हम समझा देंगे। रेज अगर पार एक्सियल है तो इट इज पी एम सी और एफ, तो क्या एफ एम पी एफ इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir. पी सी एम सी एम एफ के इसलिए इक्वल है क्योंकि आई और आर इक्वल है। तो एक एंगल आर है और एक एंगल आई है, तो क्या आई और आर इक्वल है तो ये और ये इक्वल हुए? Yes, yes, sir. अच्छा, इफ रेज आर पार्शियल पार एक्सियल तो एफ एम किसके इक्वल हुआ? इट इज इक्वल्स टू पी एफ। इतनी बात हो गई। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जो सी पी है वो सी एफ प्लस एफ पी के इक्वल है? Sir, CP equals to 2FP. वो तो हम बाद में देखेंगे। क्या वो सी एफ प्लस एफ पी के इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. सी एफ प्लस एफ पी, और सी एफ की जगह मैं अब लिखने जा रहा हूँ दैट इज सी एफ की जगह मैं क्या लिख दूँ? क्या एम एफ लिख दूँ? ठीक है। तो आप ये लिख दीजिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, हम एम एफ की जगह क्या डाल सकते हैं बताओ यहाँ पे इस वाले में? Sir, FP. तो एफ पी डाल दो या पी एफ डाल दो, इज इक्वल्स टू एफ सी। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ये अब 3 डाली जाएगी, इक्वेशन 3। तो ये चीज़ हो गई बाई थर्ड इक्वेशन। अब सारी चीज़ देखो, मैं सी पी है और एक सी एफ है। सी एफ मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि ना तो ये फोकल लेंथ है, ना कुछ। सी एफ को लेके क्या करूँगा? सबको एफ पी बना दूँ। एफ पी होगा तो फोकल लेंथ मान ली जाएगी और सी पी होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया जाएगा। तो मुझे सी एफ बदलना है ना। Yes. सी एफ की जगह मैं क्या डाल दूँ? मैं सी एफ की जगह एम एफ भी डाल सकता हूँ, लेकिन एम एफ की जगह एफ पी नहीं डाल सकता क्या? तो इसलिए मैं सी एफ की जगह एफ पी डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ भी एफ पी ही है सी एफ की जगह, और ये भी तो एफ पी ही है। तो सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी जैसा आपने कहा, तो क्या आर इज इक्वल टू 2 एफ हो गया? Yes, sir. तो फिर एफ क्या हो गया? R/2. यानी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इक्वल, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फॉर स्फेरिकल। अब जरा देखो, हाँ आप हर चीज़ जो भी है पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मत पूछे कि क्या देंगे। हम जो सबसे तेज बच्चा है उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि उसकी विजय होनी चाहिए, है ना। तो यही आप बस ध्यान रखिए कि तेज बनना है तो सब पढ़ लीजिए। जो भी हमने बताया भी है वीडियो में वो भी आप अगर बताया है तो हम पूछ सकते हैं। तो कुछ बोल रहे हैं या कुछ बता रहे हैं दैट ये ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन यानी व्हाट आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, पेज नंबर 164, इमेज फॉर्मेशन।
बाई स्फेरिकल मिरर्स। तो पहला रूल क्या है, इफ रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, यस सर। फोकस प्रिंसिपल फोकस भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कहीं अगर लिख दें तो फोकस और appear to come from focus, appear to come from focus। जरा देखें इसका मतलब क्या है। मान लीजिए जैसे एक ये मेरे पास मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या अगर एक रे ऐसी आएगी तो क्या वो फोकस से पास कर जाएगी अगर कोई पैरेलल गिर रही है? बोलो। यानी अभी ऊपर भी किया या पिछले सवाल में भी किया कि रे जब आती है तो वो कहाँ से पास हुई, हमने आपको लॉ बना के दिखाया लाइन में। तो कोई रे पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास हुई बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन? क्या वो फोकस से पास हुई? बताइए। यस सर। तो इसमें फोकस से पास हुई। और दूसरा देखो कि अगर मान लीजिए ये है, सो अगर कॉन्वेक्स मिरर है देन इट अपियर टू कम फ्रॉम फोकस, रे तो वो जा रही है, ये देख लो ऊपर, तो जो जाने वाली रे है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? अपियर टू पास फ्रॉम फोकस है कि नहीं? और पास से देख लो, तो वो कहाँ से आती हुई लग रही है आपको? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई लग रही। सो इट अपियर टू कम फ्रॉम फोकस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ देखो कि मान लीजिए ये एक ऐसा मिरर है जो कि कॉन्वेक्स है, तो ये जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर टू पास थ्रू फोकस, फोकस की तरफ तो नहीं जाएगी क्योंकि फोकस उसके पीछे, वहाँ कैसे कोई एनर्जी पहुँच सकता है, लेकिन ये आने वाली रे और ये जाने वाली रे, और अगर मैं इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डाल दूं जो कि सी से होके गुजरेगा, तो डालना हो डाल दो, नहीं तो सीधी बात आप ये समझो कि ये आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी देखने वाले को? हाँ सर। तो ये देखो इट अपियर टू कम फ्रॉम फोकस, और इसमें क्या है, इट एक्चुअली पास फ्रॉम फोकस, इट वर्चुअली पास फ्रॉम फोकस, यानी वो वहाँ से गुजरेगी नहीं, बट इट अपियर टू पास फ्रॉम फोकस। सो आइदर एक्चुअली पास फ्रॉम फोकस और अपियर टू पास फ्रॉम फोकस। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब देखो दूसरा लॉ कि दूसरा लॉ है कि अगर रे, एक होता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन, पहले वो समझ लो फिर दूसरा लॉ आप समझिए कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखो, मान लो मैंने बहुत सारे मिरर लगा दिए, 2 लगा दिए, और यहाँ पर कहीं पर एक होल से एक रे चली आई, ये मिरर ही था लेकिन मिरर में एक छेद था, किसी ने ड्रिल कर दिया था मिरर में, इसी मिरर में किसी ने ड्रिल कर दिया, बीच में छेद बना दिया, तो अगर ड्रिल कर देगा तो वहाँ से अंदर रे आ गई कि नहीं? अच्छा, अब रे आ गई और फिर इसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और फिर यहाँ से ऐसे निकल गई, क्योंकि इसमें भी किसी ने एक छेद कर दिया था।
अच्छा यहाँ से गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, लौट गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई, बाहर निकल गई और यहाँ से अंदर आई थी। अगर कोई इसकी डायरेक्शन उलट दे, वो अब इधर से रे भेजे, तो क्या इधर से निकल आएगी? क्योंकि जो पाथ ऑफ लाइट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी लाइट का पाथ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप उसे कहाँ से डाल रहे हैं, तो चाहे इधर से डाली जाए या उधर से डाली जाए, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जैसे मान लो अगर ये है, ये एक स्लैब ले लिया और मैं इस पर लाइट डालूं, तो लाइट डालने पर ये कहीं से जा रहा है, इसका पाथ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जरा और ऊपर कर लें तो इसका पाथ दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं से इसमें जा रहा है। मैं और थोड़ा सा ये इसमें ये कर लूँ जिससे कि ये इसका एक पाथ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और मैं अगर दूसरी तरफ से लाइट लाऊं, तो यहाँ से अगर डालूं, जो ये पॉइंट है, पहले मैं यहाँ निशान लगा दूं दोनों तरफ, तो दो तरफ से लाइट जा रही है, इतना तो मालूम पड़ रहा है ना, दो तरफ से जा रही है। तो मैं अब इसमें निशान लगा लूं, तब तो आपको पता चले। ये देखो, ये तो मैं ऐसा करता हूँ, आप बता देना कि ये एक डॉट और एक ये डॉट, दो डॉट लगा लिए। अच्छा उधर भी देखो, उधर भी तो दो डॉट लगा दूं कि किधर से निकली, एक डॉट लगा दिया, और दो डॉट से तो एक लाइन ड्रॉ हो सकती है कि नहीं? अब मैं जो दो डॉट है उन्हीं पे रख दूं, दो डॉट पे रख दिया, देख लो दो डॉट आपको दिख रहे हैं ना, उसी पे रख रहा हूं। तो क्या इधर के जो दो डॉट हैं उन्हीं से जाती हुई प्रतीत होगी? ये नाउ जस्ट मैं रख दूं इसको पहले, सो तो नाउ ये देखो अभी बनने लगा ये। अब पता चल रहा है इधर के दो डॉट उसको कवर कर रहा है कि नहीं, कि लाइट ऑफ करें? ये देखो, सो इधर के जो दो डॉट हैं उनको कवर कर रहा है, उधर के दो डॉट पे मैंने डाला। यानी ऐसे आप देख लो कि अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, दो डॉट से डाला तो उधर के जो दो डॉट हैं उनसे गया, दिख रहा है? तो इधर से डाला, डॉट दिखे अब, और डॉट दिखे तो ये डाल लिया, उसी से गया। फिर देखो, फिर तो दोनों तरफ से हमने करके दिखा दिया, तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि वहीं से जा रहा है, और उधर से डालूं तो क्या इधर के डॉट से भी जाएगा? बोलो, देख लिया दोनों तरफ से। तो ये चीज क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब मैंने आपको एक बात बता दी कि द पाथ ऑफ रे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, इससे गया है तो रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंट से जाए तो क्या कहलाता है? द पाथ ऑफ रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन is independent of direction। एक सीधी सी बात मैं पूछता हूं आपसे, एक ये हमने मिरर लिया, अच्छा किसी ने लाइट ऐसे डाल दी और यहाँ दो डॉट बना दिए, और फिर उसने देखा ये ऐसे जा रही है, तो क्या अगर लाइट वो उधर से डालेगा तो जिधर से आई उधर ही चली जाएगी, कि और कुछ करेगी? कि वहां से नहीं जाएगी इस बार, अब और कहीं से जाएगी? एक कोई इधर से पहले गिरा रहा है तो उधर जा रही है, अब इधर से बॉल मारो तो उधर गई, अब उधर से मारोगे तो क्या इधर आएगी? तो ये बिल्कुल, अब अगर, तो मेरा जो सेकंड रूल है वो इसी पे बेस्ड है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो यानी इफ इंसिडेंट रे passes through focus, अगर वो फोकस से पास करे और अप्रोचेस टू फोकस, फोकस की ओर आए, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन
after reflection it becomes parallel to principal axis. जरा चेक करो मान लीजिए इस बार मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, इस बार मैं रे पैरेलल ले ही नहीं रहा हूँ। ये देखो ये है और ये एक रे थी, अच्छा ये फोकस से जा रही थी, पिछला केस लिया फोकस से जा रही थी, लेकिन इस बार तो मैंने फोकस से होके रे गुजार दी, तो क्या पैरेलल हो जाएगी डायरेक्शन बदल देने से? क्योंकि है तो वही नॉर्मल और है तो वही रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बदल क्या गया? पहले उधर से डाल रहे थे तो वो आई था और ये आर था, और अब इधर से डाल रहे हो तो क्या ये आई नहीं हो जाएगा और वो आर नहीं हो जाएगा? बदला क्या? बोलिए। सो अगर रे कहाँ से पास हो? फोकस से, तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, ये रूल बड़े काम की चीज़ है। ये वाला रूल तो इन्होंने बता दिया श्रीजन ने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि अगर पैरेलल हो तो फोकस से जाएगी और अगर फोकस से गुजारो तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। बोलो बात समझ में आ गई? यही चीज़ बतानी थी आपको। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि व्युत्क्रम का नियम। अब जरा देखो क्या ऐसा इस केस में भी होगा? सर समझ में नहीं आया। वो समझ में इस तरीके से देखो कि अगर यहाँ से ली जाती तो क्या ऐसी जाती? देख लो अभी ये चीज़ आप देखिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे यहाँ से आती तो क्या ऐसे आती? फोकस से सीधी आती तो क्या फोकस से गुजरती? हाँ नहीं बोलिए कुछ, तभी तो हम बता पाएंगे। यहाँ से आती तो फोकस से गुजरती, और फोकस से जाएगी तो क्या ऐसे चली जाएगी? क्योंकि पाथ तो वही फॉलो करेगी। अल्टीमेटली आपका रूल तो किस चीज़ पर है? आई और आर के इक्वल होने पर है। उसमें डायरेक्शन कहीं आती है क्या? अगर मैं एक रे दिखा दूं तो आप आई और आर इक्वल करके बना देते हो, दूसरी तरफ आर हो जाता है। अब इस बार क्या हुआ है? इस बार ये आई है और वो आर है, तो क्या बदल जाएंगे? तो है सब कुछ वही, लेकिन इस बार मैंने क्या किया? फोकस से रे लाई तो इधर गई। आप यहाँ देख लो, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा फिगर अगर मान लो ये इंसिडेंट रे लोगे तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं हो जाएगी? कि कुछ बदल जाएगा? बताओ। डायरेक्शन के बदलने से बदल जाएगा क्या? कुछ लोग जो होता है स्टेडियम एंड से बॉलिंग करते हैं, और कुछ लोग इस बार जो है वो विजिटर एंड से बॉलिंग करेंगे, तो कहेंगे हम विजिटर एंड से नहीं करेंगे क्योंकि अब की बॉल टप्पा खाने के बाद दूसरी तरफ जाएगी, कम एंगल। तो ऐसा आपने कभी क्लेम किया है क्या स्टेडियम में या पार्क में कि नहीं हम इस एंड से नहीं करेंगे, उस एंड से करेंगे, क्योंकि यहाँ टप्पा खाने के बाद उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनता? बोलो। यहाँ से टप्पा मारो इधर गई बॉल, इधर से टप्पा मारो इधर नहीं जाएगी? बताइए। इसका मतलब क्या है? और अभी हमने आपको बता भी दिया कि जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है वो आप देख लें, देखने से आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसमें इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये देखो यहाँ से यहाँ आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई? इधर डाला तो इधर आई कि नहीं? अब मैं इसमें मार्किंग कर लूँ तब फिर आपको बताऊँ कि क्या होगा। नाउ आई शुड मार्क इट। तो ज़रा देखते रहना कि मैंने इसमें दो मार्क बना दिए, एक ये और एक थोड़ा डार्क मार्क बना दूँ जिससे आपको पता चले। ये नाउ ये देखो, तो एक मार्क, ये मार्क दिख रहा है आने वाली रे का, देखो दिखे दो, और जो जाने वाली रे उसमें भी दो मार्क बनाए, क्या वो दो दिखे? बोलो। और अब मैं इधर से डालूं तो क्या कुछ बदल गया है? तो पाथ तो नहीं बदलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर तो वही है ना।
परपेंडिकुलर बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, बोलो समझ में आया कि नहीं प्रवीण? बताओ क्या चीज पूछना चाहते हो, है ना? तो ये चीज वही हो गई। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ पाथ इज रिवर्स देन नथिंग चेंजेस। तो मैं अब अगर एफ से ले जाऊंगा तो क्या वो फिर पैरेलल नहीं हो जाएगी? जब पैरेलल थी तो एफ से गुजरी, अब एफ से जाएगी तो क्या पैरेलल नहीं हो जाएगी? सिंपली इसे एक मिरर क्यों नहीं मान लेते? यहाँ से ज़्यादा मानने की क्या ज़रूरत है? एक मिरर नहीं मान सकते इसे? और ये मिरर पर परपेंडिकुलर क्यों नहीं मान लेते? आपको क्या ज़रूरत है कि उसे एक वो माने? ये मान लो मिरर, मान लिया मिरर, और यहीं से रे लो। तो जब यहाँ से रे लोगे तो ये रे लिया तो क्या वो अब इससे टकराने के बाद यहाँ से पर ऐसी नहीं निकलेगी? बोलो भाई, आपके केस में वही चीज़ तो हो रही। और आपको नहीं, हमें इधर से दिखाओ, तो इधर से भी दिखा दिया, दोनों देख लो। बताइए, फिर से देख लो, आपको बीच में रख के दिखा दें, जैसे आप कहोगे वैसे हम दिखा देंगे, लेकिन बात तो नहीं बदलने वाली। दिख रहा कि ये ऐसे हो गई, और इधर से लूँ तो क्या वैसी नहीं हो जाएगी? तो हर पॉइंट पे प्लेन मिरर नहीं है क्या? ये हर पॉइंट पे एक पॉइंट प्लेन मिरर है, बोलो। तो वही काम हो रहा जो अभी हमने यहाँ पे प्लेन मिरर रख के दिखाया था, कि ऐसे गई तो ऐसे आई, और उधर से गई तो उधर से, है वही चीज़ की नहीं? अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें जरा देखो, ऐसे जाने पे ऐसे हो जाएगी। नाउ इट इज़ नॉट द केस, सो आई शुड रिमूव दिस एक्स्ट्रा लाइन फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये मैंने अब हटा दी है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखो, अगर इसमें रे फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो तब क्या होगा? इफ रे अप्रोचेस टू फोकस, तो फोकस की ओर ले आओ, लेट रे अप्रोचेस टू फोकस, ये आ रही है, फोकस की ओर आ रही है। तो अब क्या होगा बताओ? फोकस की ओर आ रही है, पहले फोकस से दूर जा रही थी, अब फोकस की ओर आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों किया? यहाँ से आई और यहाँ चली गई, क्योंकि नॉर्मल डाल के देख लो, नॉर्मल कहाँ से लिया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितने एंगल पे आई थी उतने पे गई, और बड़ा नॉर्मल कर लो और क्लियर हो जाएगा। अब समझ में आया? ये और ये, बस एक मिरर समझो इसको। इधर से डाला था तो उधर गई थी कि नहीं? फिर से रिमेंबर करा दूं, देख लो। तो ये देख लीजिए, फोकस की ओर आई तो किधर गई? क्या पैरेलल नहीं हो गई? और पिछले फिगर में क्या था? जब पैरेलल आई थी तो फोकस से जाती हुई नहीं मालूम पड़ रही थी, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज की है। बोलिए, अब देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाए लेंस से। समझ में आ गई बात? तो पहले ऐसे था, और फिर बाद में क्या हो गया कि नाउ, तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल सृजन? पहला रूल क्या हमने बताया आपको? फोकस से पास होगी और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। हमेशा फोकस से पास नहीं होगी, या तो फोकस से पास होगी या इट अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, है कि नहीं? आंखों को लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस लिख दोगे तो भी अच्छा है। आइदर इट एक्चुअली पास फ्रॉम फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। दूसरा रूल क्या है? अस्मित, सेकंड रूल। सेकंड रूल है सर कि अगर सर जो इंसिडेंट है सर वो
अच्छा कोई बात नहीं। सर क्वेश्चन क्या है? अनीशा, सेकंड रूल बताओ। सर क्वेश्चन क्या है? क्या? क्वेश्चन क्या है? पार्डन? सर अगर इंसिडेंट रे फोकस या फोकस के पास से पास होगी तो सर वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। हाँ, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस सर और अप्रोचेस टू फोकस, दोनों बोलना है। हाँ बोलिए। सर ये सेकंड रूल थोड़ा समझ नहीं आया। इफ इंसिडेंट रे, यानी मैंने डायरेक्शन सिर्फ पलट दी है। पहले क्या था, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से गुजर रही थी या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अब मैंने चीज बदल दी है, अब फोकस की ओर या तो आ रही है या फोकस से जाती हुई प्रतीत। इधर देख लो, पहले पैरेलल थी तो फोकस से गई, अब फोकस से जाएगी तो क्या पैरेलल नहीं हो जाएगी? इफ इंसिडेंट रे passes through focus or approaches to focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis. तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि कोई किरण फोकस से गुजरे या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के उपरांत वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इफ रे passes through focus और approaches to focus, देन जस्ट उल्टा बोल देना जो पहले वाला रूल है। सृजन ने यही किया, पहला रूल जो बोला उसका पलट दिया। हाँ बोलो। इंसिडेंट ऊपर वाली है नीचे वाली सर देख लो एरो से, ये थोड़ी आपको देखना है कि ऊपर वाली नीचे वाली, और किसी से पूछ भी ना लेना, एरो देखना बस। ऐसा कोई पूछता है क्या? नो सर ओके सर। तो अब कुणाल बताओ कि सेकंड रूल क्या है? जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी या फिर उससे अप्रोच मेरे से पूछा है क्या? हाँ एक मिनट एक मिनट। हाँ, वो पैरेलल तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन बोला आपने। इससे रिफ्लेक्ट बोला। ईशान बोलो फिर से सेकंड रूल। Sir, when incident ray passes through focus or appears to come from अरे अपियर टू क्यों बोल रहे? अप्रोचेस टू फोकस, वो उसकी ओर नहीं जा रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा इंसिडेंट रे। तुमने डाली ही फोकस की ओर थी और दूसरे पर दोष लगाते हो कि अपियर टू। डाल खुद रहे हो फोकस की तरफ। अगर बाहर से उस पर फोकस की तरफ कोई चीज़ फेंकोगे तो क्या होगा? फिर से बोलो। Sir, if incident ray passes through focus or approaches focus, हाँ then the reflected ray will be parallel to the principal axis. हाँ बोलो। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू। फर्स्ट रूल भी बोलो। Sir, first rule, sir अगर क्या वो मतलब sir principal axis के वो इंसिडेंट रे से शुरू करो, इंसिडेंट रे से बेटा शुरू करो। इफ इंसिडेंट रे, यहीं से शुरू करो सेंटेंस। incident ray passes parallel through parallel from principal axis फ्रॉम, इफ सुनो, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से शुरू करो ना सेंटेंस। if incident ray is parallel to principal axis then it will go towards the focus or नो, इट विल पास थ्रू फोकस बेटा, इट विल पास थ्रू फोकस। मैं बताऊं और दूसरा क्या बताया? अभी रुको। हाँ, दूसरा क्या बताया? और sir it will sir seem to approach from focus. इट अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अप्रोच तो तब बोला जाता है जब उसकी ओर आ रही हो, ये जा नहीं रही क्या? हाँ सर। फिर से बोलो पहला रूल। Sir, if incident ray passes parallel from principal axis. फिर से आपने सेंटेंस गड़बड़ कर दिया। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Sir, if incident ray is parallel to principal axis, then after deflection, it will pass through focus, or it will move away from focus. हाँ, इट अपियर टू कम फ्रॉम फोकस। श्रेयान दोनों सेंटेंस बोलो। Yes, sir. श्रेयान बेटा फर्स्ट रूल बोलो, सेकंड रूल। Sir, if first rule by ray falls parallel to principal axis, then after reflection, pass through focus to come from focus. और अपियर टू कम फ्रॉम फोकस। दूसरा बताओ।
अब हम थर्ड रूल देखते हैं. सो इफ इंसिडेंट रे, सर हम्म, सर एक बार फिर से वो फर्स्ट रूल समझा. फर्स्ट रूल अब आप उसको रिफ़र करिए, एक बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा. इफ इंसिडेंट रे, और किसी का डाउट है तो मैं फिर से बताऊं. इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू, फर्स्ट रूल में डाउट है किसी को? उसी पर तो पूरा प्रूफ बेस्ड था, दो प्रूफ करा दिए. passes through, if incident ray passes through center of curvature, then it retraces its path after reflection. retraces का मतलब है bounces back, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी. वो ठीक है. बोलो. C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर. retraces its path आफ्टर रिफ्लेक्शन. अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए ये मिरर में एक रे सी से गुजरी, ये सी से आ गई, ये सी है, तो क्या यही परपेंडिकुलर भी है? तो क्या यहाँ पे आएगी तो यहीं से वापस चली जाएगी, क्योंकि सी से ही तो परपेंडिकुलर डाला जाता है. तो व्हेन रे पासेस थ्रू सी, दैट बाउंसेस बैक ऑन द सेम पाथ और रिट्रेसेस इट्स पाथ. बोलो बात सही है? किसी भी चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन मिरर मानोगे ना, ये प्लेन मिरर के अलावा और कुछ है क्या? तो ऐसे डालोगे तो वैसे नहीं चली जाएगी. आपके लिए स्फेरिकल मिरर होगा, लेकिन जिस पॉइंट पे चीज़ गिर रही उसके लिए तो प्लेन मिरर ही है कि नहीं. एक पॉइंट देखा जाता है रे के लिए, कि पूरा मिरर देखा जाता है. अच्छा ये देखो कि इफ रे अप्रोचेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है पासेस और दूसरा क्या है? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है, तब क्या करोगे? क्या जिधर आ रही वहीं चली जाएगी? क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री है. सो इफ रे पासेस, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखोगे? अप्रोचेस. क्योंकि मिरर के पीछे जिसका सी है वो वहाँ कैसे चली जाएगी? मिरर के पीछे जिसका एफ है वहाँ कैसे चली जाएगी? तो यहाँ भी अप्रोच लिखोगे और यहाँ भी क्या लिखोगे? अप्रोच. सो अप्रोचेस. सो इफ रे पासेस और अप्रोचेस टू, पासेस थ्रू और अप्रोचेस टू, यहाँ पे ये बनेगा. तो पासेस टू सी और अप्रोचेस टू सी. पासेस के में थ्रू लगा देना, अप्रोचेस में टू, ग्रामर बनाने के लिए. अच्छा बात समझ में आ गई? तो थर्ड रूल बताओ यश, थर्ड रूल क्या है? सर क्या लगाना था, एक बार वापस बताना. पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू सी, अप्रोचेस टू सी. थ्रू किस में लगाओगे? जब कोई चीज़ कहीं से गुजरती हो तो पासेस थ्रू सी, अप्रोचेस टू सी. प्रीपोजिशन बदल लेना पड़ेगा ना. सर आ गया समझ. बताओ यश, अगर समझ में आया है तो यश बताओ. सर इफ इंसिडेंट रे पैरेलल, पैरेलल कहीं है ही नहीं. तो ये आया. बताओ. सर मैं बताऊँ ठीक है. नहीं नहीं, फिर यश को समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझाऊंगा ना, पता तो चले कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं. नहीं तो मैं ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाऊंगा. बोलो यश, सर आया नहीं. बोलो. सर नहीं आ रहा समझ. अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई रे सी से गुजरे तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और सी से किसी पे परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं सी से? अच्छा सी से ही कोई रे भी आ जाए तो क्या करोगे? क्या अब क्या करोगे बताओ? क्या उसी डायरेक्शन में चली जाएगी?
क्योंकि ये तो दैट इज़ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो चली जाएगी। तो क्या है बताओ रूल? इफ रे if ray falls on passes through falls on C, passes through center of curvature, बोलो। the if ray passes through center of curvature, it bounce back from mirror. It will bounce back या retraces its own path, अपने ही पाथ पर फिर वापस चली जाती है, ठीक है। या इट बाउंसेस बैक इन सेम डायरेक्शन, दो चीज में से एक चीज बोल दो तब सेंटेंस सही हो जाएगा। इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ और बाउंसेस बैक इन सेम डायरेक्शन। अब फिर से पूरा सेंटेंस बोलो। If incident ray passes through the center of curvature, is bouncing back on its path. हाँ, बाउंसेस बैक इन, जरा ये वाला देखो फिगर। मान लो कोई रे ऐसे आ रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। अब ये क्या करेगी? ये तो 90 डिग्री है, इसे क्या करना चाहिए आप बताइए? परपेंडिक वापस है। अब इसके लिए भी एक सेंटेंस बनाओ। Sir, if incident ray appear like it's passing. अप्रोचेस का मतलब है इसकी ओर आती है, अप्रोचेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से बोलो। If incident ray is approaches to center of curvature, it bounce back on its path. सही है। प्रवीण इस सेंटेंस को फिर से बोलो, पूरा रूल थर्ड वाला। प्रवीण आपका रिस्पांस नहीं आ रहा। आज का थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, दो क्वेश्चन नहीं बताए हैं शुरू के। आयुष बेटा आप बताओ। Yes, sir, third. हाँ, If incident ray passes through approaches to center of curvature, then it is bounce back on its same path. हाँ। अब फोर्थ रूल देखिए। इफ इंसिडेंट रे, ठीक है, फॉल्स एट पी, पी का मतलब पोल, देन इट रिफ्लेक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड on other side of principal axis at same angle, on other side of principal axis at same angle। मान लीजिए कि अगर पोल पे कोई रे गिर रही है तब वो क्या करेगी? पोल पे गिर गई, एक रे ऐसे आ गई और सीधा पोल पे गिरी। अब इसे क्या करना चाहिए? क्या ये जो नॉर्मल है इसके दूसरी तरफ मुड़ जाना चाहिए उतना ही एंगल बनाते हुए? Yes, sir. तो ये इसके दूसरी तरफ चली जाएगी उतने ही एंगल पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो कि अगर मान लो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पोल पे गिर गई, तो अब इसे क्या करना चाहिए? ऐसे गिर गई। नाउ व्हाट इट शुड डू? क्या ये दूसरी तरफ चली जाए? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही है, Same angle. तो उसी एंगल पे चली जाए। अच्छा, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। फिफ्थ रूल देखिए। इफ इंसिडेंट रे falls at any point on, हाँ, spherical mirror, then it get reflected,
ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, मान लो एक ये मिरर है, अब इंसिडेंट रे का क्या भरोसा कि वो कहाँ से आएगी और कहाँ को जाएगी, वो ऐसी तिरछी मिर्ची आ गई, अब क्या करोगे? अब क्या आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे रे डायग्राम? तो रे डायग्राम कैसे कंप्लीट करोगे? क्या सी से इस पे नॉर्मल नहीं डालोगे? और नॉर्मल डालने के बाद जितने एंगल पर है वो निकाल दो, भले ही वो फोकस से ना जाए। कहीं फोकस से जा रही, बोलो? फोकस तो कहाँ, बीच में है, फोकस से गुजरी, लेकिन जितना एंगल था उतना तो बनाया ना। उसने तो ईमानदारी की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया कि नहीं? ठीक है, तो कोई भी रे है, जैसे मान लो यहाँ पर भी, तो कोई भी रे कैसी भी आ जाए, अब ये तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो सी है। अब लेकिन रे ऐसी आ गई और कहीं से भी आ रही है, ये देखो यहाँ आ गई, गिर गई। अब ये क्या करे? ये रे कहीं ना कहीं तो लौटेगी, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या सी से इस पे नॉर्मल डाल देना चाहिए? और जितने एंगल पर आई है क्या उतने पे इसे वापस भेज देना चाहिए विद ऑनर? अच्छा, फिर ये ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से आ रही है, तो क्या वो फोकस है क्या जहाँ से आती हुई लग रही? ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से आई है, लेकिन वो तो कोई एक पॉइंट है, फोकस तो मिडिल में होता है ना। समझ में आ गई बात? कि आपको ऊपर ये इतनी बात समझ में आ गई। और तो सृजन फोर्थ रूल बता दीजिए। With the same angle. Anisha, are you there? Okay. यश, आप फिफ्थ रूल बताओ। हाँ अनीशा बोलो, फिफ्थ रूल बताओ। हाँ हाँ आ रही, बोलो। आ रही बेटा, बोलो। हाँ, then after reflection, ठीक है, it will get reflected, obeying the law of reflection. सीधी बात है, it will get reflected obeying the law of reflection। तो वो लॉ को फॉलो करते हुए बढ़ जाएगी आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ क्या? ओबेइंग का मतलब है कि आप सीधा परपेंडिकुलर डालो तो बस उसके दूसरी तरफ निकल जाएगी। ओबे का मतलब है उसे, हाँ, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, to follow the law। और क्या लिख ही सकते हैं। ओके, ठीक है। हैं, सभी में तो ओबे कर ही रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ये स्पेशल केसेस हैं और ये जनरल केस है। जनरल केस पर आपको रे डायग्राम पूरा करने को आए तो ये मत कह देना कि ये तो फोकस से गुजर ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं। आपको हर हाल में कोई भी रे दी जाएगी या मैं दूंगा तो उस रे डायग्राम को पूरा करना ही होगा। समझ में आई बात? आप ये नहीं एक्सक्यूज मान सकते कि ये है ना, कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर तो पूरे स्फीयर में कहीं भी डाल सकते हो, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं डाल सकते हो।
सी से किसी को भी मिला दो वही परपेंडिकुलर है। बोलो, सी से किसी भी स्फेरिकल सरफेस को तो परपेंडिकुलर डालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इट इज़ ईजी। ओके, तो बस यही बात है। ओके, थैंक यू।